हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस अकेडमी। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। हमारी क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिसने थ्योरी पढ़ी है या फिर थ्योरी नहीं पढ़ी है। जिसने थ्योरी पढ़ी है उसको यहाँ पे काफी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, और जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है उसको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? Who founded the तत्वबोधिनी सभा that was set up to explore spiritual truth? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर दयानंद सरस्वती ने? देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी समाज की तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अच्छा ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज और आत्मी सभा की स्थापना। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आत्मी सभा की स्थापना की थी। अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, और भी समाज देख लेते हैं, देखते हैं किसने किसकी स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा एक गदर पार्टी थी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावर्ट्स्की और कर्नल आलकाट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। इसकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, और भी देखेंगे अभी। देखिए, अब अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। एक था अहमदिया आंदोलन को गुलाम अहमद ने चलाया था। ठीक है, इसके अलावा देवबंद आंदोलन था। देवबंद आंदोलन को मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने चलाया था। किसने चलाया था? मोहम्मद कासिम ननौतवी ने और रशीद अहमद गंगोई ने देवबंद आंदोलन चलाया था। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा वहाबी आंदोलन, देखिए वहाबी आंदोलन भारत से बाहर का आंदोलन था, लेकिन भारत के अंदर वहाबी आंदोलन को शुरू किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। किसने शुरू किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अब कुछ दलित सुधार आंदोलन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे। इसके अलावा आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने चलाया था। किसने चलाया था? पेरियार ने चलाया था आत्मसम्मान आंदोलन। एक है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संगठन। ये किसने चलाया था? ये चलाया था श्री नारायण गुरु ने चलाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और एक बहिष्कृत सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत सभा की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत समाज सभा की स्थापना की। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें, एग्जाम के लिहाज से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में बनते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की? Which state had the first female governor in independent India? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की थी, और कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये कब से कब तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी? ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, सरोजनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और उन्होंने कब अध्यक्षता की थी इसकी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखेंगे। सरोजनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अच्छा, तो फिर पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी एनी बेसेंट। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, लेकिन पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है चीजें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असम में बिहू त्योहार वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? असम में बिहू त्योहार कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। कौन कौन से, यानी अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसे देख लेते हैं। देखिए, बिहू त्योहार साल में 3 बार, एक तो बुहाग बिहू होता है। बुहाग बिहू ये अप्रैल के मध्य में, यानी कि बैसाख के महीने में मनाया जाता है। इस दौरान किसान ईश्वर से अच्छी पैदावार होने की प्रार्थना करते हैं। ये 7 दिनों तक मनाया जाता है बुहाग बिहू।
ठीक है। इसके बाद आता है माघ बिहू। माघ बिहू इसे माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहते हैं। और यह त्योहार हर साल मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और इस दिन फसल कटाई का जश्न मनाया जाता है। ठीक है, माघ बिहू में क्या होता है? फसल कटाई का जश्न मनाया, याद रखेंगे। एक होता है काटी बिहू, इसको कोंगली बिहू भी कहते हैं। और यह त्योहार कार्तिक यानी कि अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहू त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, कौन कौन सा बिहू? एक तो बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, ये अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नार्वेस्टर्स कहाँ पर, मतलब नार्वेस्टर कौन सी जगह में शाम को होने वाला भयानक तूफान है? कौन सी जगह में शाम को होने वाला भयानक तूफान है? बंगाल एवं असम, पंजाब हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश, तेलंगाना महाराष्ट्र। देखिए नार्वेस्टर जो है वो बंगाल और असम में आने वाला भयानक तूफान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल और असम। ठीक है। वैसे नार्वेस्टर को भारत के अंदर काल वैसाखी कहा जाता है। ठीक है, नार्वेस्टर बोलो काल वैसाखी तो बात है कि भारत के अंदर काल वैसाखी मोस्टली जाना जाता है काल वैसाखी नाम से। और नार्वेस्टर को न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा और भी कुछ ऐसे चक्रवात हैं जो कि आते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग नाम से उन्हें चक्रवातों को जाना जाता है। इसे हम देख लेते हैं कौन से कुछ चक्रवात हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिहाज से। देखिए हरिकेन, हरिकेन नाम का चक्रवात जो है वो कैरेबियन सागर में आता है। और एक साइक्लोन है, ये बंगाल की खाड़ी में आता है साइक्लोन, इसे याद रखेंगे। ठीक है, नीलम है जो बांग्लादेश के अंदर आता है नीलम। और एक टाइफून है जो चीन सागर के अंदर आता है टाइफून, टाइफून चक्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। और विली विली है, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? ठीक है, ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? एनएफडीएफआई की, नाबार्ड की, आईएफसीआई की, या फिर सिडबी की? ठीक है, 1982 में स्थापना की गई थी नाबार्ड की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नाबार्ड है। ठीक है, अब नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। देखिए नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण और कृषि विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, नाबार्ड का उद्देश्य होता है। अब ये है एनईडीएफआई, आईएफसीआई, सिडबी, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए एनईडीएफआई, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है इसकी फुल फॉर्म एनईएफडीएफआई की? नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। एनईएफडीआई की स्थापना 1995 में हुई थी। और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये क्या करता है? ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योगों, आधारभूत अवसंरचना तथा सेवा क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यानी कि असम, अरुणाचल क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है ये। ठीक है, अब देखेंगे आईएफसीआई को, सिडबी को देख लेते हैं। देखिए आईएफसीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम सिडबी को देख लेते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की फुल फॉर्म होती है, क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। हाँ, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य है एमएसएमई। एमएसएमई से मतलब आपको समझते होंगे आप, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को वित्तीय सहायता प्रदान करता है सिडबी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री या तत्व स्थायी चुंबक बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी है? इनमें से कौन सी चीज का यूज किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए? जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर या स्टील? देखिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए यूज होता है स्टील का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टील। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत के अधीन दीवान ए इंशा के विभाग का प्रमुख था? दीवान ए इंशा के विभाग का प्रमुख था, कौन था? दबीर खास, बरीद मुमालिक, अमीर दाद, या फिर वकील दाद? ठीक है, तो देखिए दीवान इंशा का प्रमुख जो था वो था दबीर ए खास। दबीर ए खास ये सुल्तान का सचिव हुआ करता था। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं
देखिए ये पत्राचार और संचार के लिए जिम्मेदार था दीवान इंशाह और इसका नेतृत्व दबीर खास करता था और ये सुल्तान का मुख्य सचिव हुआ करता था। तो बरीद मुमालिक किसका मतलब किसके लिए जिम्मेदार था? बरीद मुमालिक डाक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी विभाग था बरीद मुमालिक। और अमीर दाद न्याय के लिए जिम्मेदार था। और वकीलेदार ये शाही घराने के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार विभाग था। ठीक है, वकीलेदार शाही घराने के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार विभाग था। अच्छा ये ना ये दिल्ली सल्तनत के विभागों के नाम है। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के विभाग के नाम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित हो जाता है? इनमें से कौन सा जंतु संघ है जिसमें शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित हो जाता है? एनेलिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में या फिर कार्डेटा में? देखिए शरीर जो है सिर वक्ष और उदर में जो विभाजित होता है वो हो जाता है ऑर्थोपोडा में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा। ठीक है, अब ऑर्थोपोडा के बारे में देखेंगे और एनेलिडा, मोलस्का और कार्डेटा के बारे में भी देख लेंगे अभी। ठीक है, ऑर्थोपोडा ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह होता है ऑर्थोपोडा, और इसमें 8 से 10 लाख कीट आ जाते हैं और पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति या 2/3 भाग में कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा का ही है। ठीक है, अच्छा इसका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से ये हमने अभी देख ही लिया है, जैसे सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए इनमें भारी कंकाल होता है जो काइटिन का बना होता है। इसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं जैसे बिच्छू, तितली, मच्छर, चींटी, केकड़ा, इसके एग्जाम्पल है। हम देखेंगे इसको एनालिडा को, मोलस्का को, कार्डेटा को भी देख लेते हैं। देखिए सबसे अब हम देखेंगे एनालिडा को। एनालिडा ये इस संघ के प्राणी जलीय, स्थलीय एवं स्वतंत्र जीवी, कुछ कुछ परजीवी भी हो जाते हैं एनालिडा के प्राणी। ठीक है, इनका शरीर खंडों विखंडों में बटा होता है और उदाहरण के रूप में देखते हैं तो ये हो जाते हैं नेरिस, केंचुआ, जोंक, ये उदाहरण है। ठीक है, जैसे नेरिस में जो होता है वो नर एवं मादा अलग अलग होता है, लेकिन केंचुआ जोंक में ये तो आपको पता ही होगा, इसमें नर मादा अलग अलग नहीं होता है। एक तरफ नर होती है, एक तरफ मादा होती है, केंचुआ जोंक। ठीक है, ये केंचुआ जोंक किस में आ जाता है? एनालिडा में आ जाता है। किस में आता है? एनेलिडा में आता है। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। अब आते हैं मोलस्का। ठीक है, ये मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है मोलस्का। और ठीक है, इसके इनका जो बाहरी शरीर होता है, बाहरी शरीर कवच से ढका होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका जो बाहर का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इनके शरीर इसके अंदर सुरक्षित रहता है। इनमें श्वसन और उत्सर्जन दोनों ही गलफड़ों, गिल्स के द्वारा होता है इनमें श्वसन और उत्सर्जन। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो याद है घेंगा, सीपी, शंख और ऑक्टोपस। ठीक है, ये मोलस्का के कुछ एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखें। अब मैं कार्डेटा को बताऊंगा। देखिए कार्डेटा, इसे 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। कार्डेटा को हम तीनों के बारे में देखते एक एक करके। पहले देखते हैं यूरोकार्डेटा। देखिए इसमें सिर्फ लार्वा की पूंछ में पृष्ठरज्जु पाई जाती है, सिर्फ लार्वा की पूंछ में पृष्ठरज्जु। एसिडिया, सेल्फा, डोलियोलम, ये उसके उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है, पहला हमने किया यूरोकार्डेटा, दूसरा है सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा इसमें पूरे जीवन भर, पूरे पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक पृष्ठरज्जु उपस्थित रहता है। पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है सिफेलोकार्डेटा में। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखते हैं तो उदाहरण में आता है ब्रेंकियोस्टोमा। ठीक है, अच्छा कशेरुकी, अब तीसरे पार्ट आता है कशेरुकी या फिर वर्टिब्रेटा। इसमें सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय पृष्ठरज्जु उपस्थित रहता है। वयस्क होने पर यह पृष्ठरज्जु एक उपस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है जिसे बैकबोन कहते हैं। ठीक है, एक उपस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित होता है जिसे बैकबोन कहते हैं। यह है कशेरुकी या फिर वर्टिब्रेटा का भाग है। ठीक है, याद रखेंगे, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 20 या 21? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है आर्टिकल 23 में। किसमें है? आर्टिकल 23 में शोषण अधिकार है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आर्टिकल 20, 21, 22, 23 इन सब के बारे में अभी देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 20 में है अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 20 के तहत। पहली कहती है कि इसमें एक गलती की एक सजा मिलेगी और उस सजा उसी समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जब अपराध किया हो। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आया था सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, ये आर्टिकल 20 में है। ठीक है, आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आपको एक गलती की एक सजा मिलेगी, सजा उसी समय के कानून के हिसाब से मिलेगी जब आपने अपराध किया है, और सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। अब हम आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को देखते हैं, फिर आर्टिकल 23 को भी देखें।
आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा इसमें निजता का अधिकार भी है, यानी कि आपकी प्राइवेसी को कोई भी उजागर नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अलावा इसी आर्टिकल 21 के क में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 का में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। आर्टिकल 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 22 में भी इसमें कहा गया कि भैया व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है, और 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में सहशरीर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इन 24 घंटों में अवकाश और यातायात का समय को नहीं गिना जाता। ठीक है। और गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ये आर्टिकल 22 हमें स्वतंत्रता देता है। ठीक है। और इसी के मतलब आर्टिकल 22 के चौथे पार्ट में निवारक निरोध अधिनियम क्या है? निवारक निरोध अधिनियम। इसमें पुलिस बिना वारंट दिखाए गिरफ्तार कर सकती है या फिर शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसमें जो गिरफ्तार किया जाता है उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं होता है, बल्कि अपराध करने या होने से रोकना होता है। जब जब कभी प्रशासन को या पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से समाज का माहौल बिगड़ जाएगा, तो उसे कुछ दिनों के लिए नजरबंद कर ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक के लिए रख किया जाए। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 23 पे। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी यानी कि बिना वेतन के मजदूरी पर रोक लगाया गया है। ठीक है, बलात् श्रम और बेगारी पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के तहत। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम और बेगारी कराई जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आकार के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे तक महासागरों का सही क्रम कौन सा है? आपको पता होना चाहिए भैया कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा, सबसे छोटा महासागर है, मतलब इनके क्रम आपको पता। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। एक ऑप्शन को पढ़िए और आप बताइए कि इसमें सही क्रम कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर, उसके बाद है फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। लेकिन इसमें तो 4 ही दे रखे हैं, तो इसमें प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और अंटार्कटिक महासागर। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम देखिए ये तो ये दे रखे हैं महासागर, और महाद्वीप और महासागर दोनों के बारे में ही देख लेते हैं। देखिए 5 महासागर ये घटते क्रम में है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ये घटते क्रम में है। अब महाद्वीप को भी देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? सबसे बड़ा है एशिया, एशिया से छोटा अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये घटते क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, घटते क्रम में लगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटोनी लेवोजियर ने किस वर्ष मेथड्स ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन रसायन यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में है? तो मेथड्स ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर पुस्तक प्रकाशित की किस वर्ष प्रकाशित की थी? एंटोनी लेवोजियर ने। देखिए एंटोनी लेवोजियर ने ये वाली जो पुस्तक प्रकाशित की थी वो की थी 1787 में। तब की थी 1787 में। ठीक है, याद रखेंगे। दीपिका पल्लिकल का संबंध किस किस खेल से है? स्क्वैश से, भारोत्तोलन से, शतरंज से, या फिर जाने वाली? ये दीपिका पल्लिकल का संबंध किससे है? दीपिका पल्लिकल कौन है? स्क्वैश की खिलाड़ी है, खिलाड़ी स्क्वैश की खिलाड़ी। अच्छा, स्क्वैश और एक खिलाड़ी का नाम बताओ जो जो कि एग्जाम में आता है मोस्टली। अनाहत सिंह। कौन है स्क्वैश का खिलाड़ी? एक और है जो अनाहत सिंह है। अच्छा, भारोत्तोलन के कोई भी 2 खिलाड़ी के नाम, भारोत्तोलन के कोई भी 2 खिलाड़ी के नाम बताइए। एक कर्णम मल्लेश्वरी और मीराबाई चानू। ठीक है, अब शतरंज के 2 खिलाड़ी देख रहे हैं। शतरंज के 2 खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद और मैग्नुसन कार्लसन। ठीक है, इसके अलावा भारोत्तोलन के मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, और निशानेबाजी के देखेंगे तो अभिनव बिंद्रा, श्रेयसी सिंह और मनु भाकर को इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मनु भाकर ने तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला ओलंपिक मेडल लेकर आई है, ब्रॉन्ज मेडल। कल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भोरताल नृत्य कहाँ पर, मतलब कौन सी जगह पर प्रसिद्ध है भोरताल नृत्य? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में। ठीक है, भोरताल नृत्य जो है असम का नृत्य है। असम में प्रसिद्ध है भोरताल नृत्य। ठीक है, कहाँ पर प्रसिद्ध है? असम में। और भी कुछ असम में नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, भोरताल तो है ही है। इसके अलावा है खेल गोपाल, कली गोपाल, बिछुआ, नट पूजा। ये असम के कुछ नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, इन्हें याद रखेंगे आप। ठीक है, ये खेल गोपाल, कली गोपाल, बिछुआ, नट पूजा। इसके अलावा बिहू, अंकिया नाट, बागुरुम्बा, झुमरा। ठीक है, ये हो जाते हैं असम के कुछ लोक नृत्य। कौन कौन से? खेल गोपाल, कली गोपाल, बिछुआ, नट पूजा, बिहू, अंकिया नाट, बागुरुम्बा और झुमरा। अब हम ओडिसी का देख लेते हैं। ओडिशा के हो जाते हैं
घुमरा, पाला, डसकथिया, डलखाई, छाऊ नाच, बागा नाच, करम नाच। ठीक है, कौन कौन से? घुमरा, पाला, डसकथिया, डलखाई और छाऊ नाच, बागा नाच, करम नाच, ढप नृत्य, गोटी पुआ, डंडारी, मुन्नरी। ये उड़ीसा के कुछ नृत्य हो जाते हैं। अब मध्य प्रदेश और पंजाब के भी देखेंगे। सबसे पहले पंजाब का देख लेते हैं। देखिए पंजाब में भागड़ा, गिद्दा, धूमल, डफ धमान, जूली, सम्मी, किकली, जागो, तीजन और लुड्डी, बागा, धनकरी, नक। कौन कौन से? देखिए तीन तीन के टुकड़े करके याद कीजिएगा आप। देखिए भागड़ा, गिद्दा, धूमल, भागड़ा, गिद्दा, धूमल, डफ धमान, जूली, सम्मी, किकली, किकली, जागो, तीजन और लुड्डी, बागा, धनकरी, नकूल। ठीक है, लुड्डी, बागा, धनकरी, नकूला। अब है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में है जवारा, मटकी, सैला, लहंगी, ततीली नृत्य और मुरिया नृत्य और बारदी और अहिरी। ये कौन कौन से? जवारा, मटकी, सैला, लहंगी, ततीली, तुतिली नृत्य, मुरिया नृत्य और बारदी नृत्य और अहिरी नृत्य। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सांविधिक चलनिधि अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों को चलनिधि परिसंपत्ति के रूप में किस चीज का एक अंश रखना आवश्यक होता है? देखिए सांविधिक चलनिधि अनुपात यानी कि SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। SLR क्या होता है? SLR कितने किस चीज का एक अंश रखना जरूरी होता है और कितना जरूरी होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। देखिए चालू निधि का कुल मांग और म्यादी जमा का या बचत राशि का। देखिए म्यादी जमा बचत जमा राशि चालू निधि का नहीं होता है। ये होता है कुल मांग और म्यादी जमा का SLR के रूप में कुछ पैसे का कुछ अंश रिजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, ये बैंकों के पास ही रखना पड़ता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए SLR के बारे में मैं आपको फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और इसमें बैंकों को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास ही रखना पड़ता है। ठीक है, ये रिजर्व करके रखना पड़ता है 18% पैसा। इसको जो बैंक खर्च नहीं कर सकते SLR के। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक SLR होती है और एक CRR होती है। CRR और भी चर्चा में है, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बैंकों को अपने कुल जमा का 4% पैसा RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, 4% पैसा RBI के पास रखेगी तो वो CRR कहलाएगी। और 18% पैसा जो होता है वो अपने पास रखती है, वो SLR कहलाती है। ठीक है, ये पैसे खर्च नहीं कर सकते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चार वेदों में से किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादुई मंत्रों और रक्षा कवच का संग्रह है? चार वेद हैं, उसमें से किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादुई मंत्रों और रक्षा कवच का संग्रह है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? देखिए बुरी आत्मा बीमारी से बचने के लिए जादुई मंत्र हैं अथर्ववेद में। तो हम इन सभी वेदों के बारे में देखें। ठीक है, इन सभी वेदों के बारे में देखें। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद आपको पता होगा कि एक मंत्रों की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मंत्रों की। और हम देखते हैं यजुर्वेद। ठीक है, सबसे पहले भी ऋग्वेद ही आया था, उसके बाद यजुर्वेद आया था। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला सामवेद आया था, फिर अथर्ववेद आया था। ठीक है, देखिए यज्ञ, ये इसमें यजुर्वेद में क्या होगा? यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित कर्मकांड सम्मिलित होते हैं यजुर्वेद में। ठीक है, और सामवेद में साम का मतलब होता है गीत। ठीक है, और अच्छा यह ऋग्वेद के लिए भजनों के साथ मंत्रों की पुस्तक है। ये ऋग्वेद से लिए गए भजनों के साथ मंत्रों की पुस्तक है। ये वेद भारतीय संगीत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आता है अथर्ववेद। अथर्व का मतलब होता है जादू या पवित्र। क्या? जादू या पवित्र। अथर्ववेद का मतलब होता है इस वेद में बुराइयों और रोगों के निवारण हेतु उपयोगी मंत्र है। ठीक है, बुराइयों और रोगों के निवारण हेतु उपयोगी मंत्र है अथर्ववेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? ऑप्शन ए स्पिट रोस्टिंग, ब्रेजिंग, पोचिंग या स्टेविंग। तो इसमें से किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है? वो किया जाता है स्पिट रोस्टिंग में। आपको सब पता होगा इसका सही जवाब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई? इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की शुरुआत की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 19 या फिर भारत सरकार अधिनियम 35? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 19। इन सभी के बारे में देखेंगे। पहले हम भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इसके द्वारा विभागीय प्रणाली यानी कि मंत्रिमंडल का गठन किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861। याद रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत इसके द्वारा विभागीय प्रणाली यानी कि मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी इस अधिनियम के। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा IPC की धाराओं को बनाया गया था।
भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही आईपीसी की धाराओं को बनाया गया था। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एल्जा इम्पे थे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एल्जा इम्पे थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेस्टर, लिनेस्ट और हाइडे। कौन कौन थे? चेस्टर, लिनेस्ट और हाइडे। बंगाल और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। अब बात आती है भारत सरकार अधिनियम 1919 को देखेंगे। देखिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, और इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया, और उसमें 2 विषय बना दिए गए। कौन कौन से? एक तो आरक्षित विषय था और एक हस्तांतरित विषय था। आरक्षित विषय जिन पर अधिकार वायसराय के पास होता था, हस्तांतरित विषय जो भारतीयों के पास अधिकार होते थे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके द्वारा राज्यों की स्वायत्तता दी गई और राज्यों का द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लाया और एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया था। और 1935 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और प्रांतीय चुनाव, सबसे पहले प्रांतीय चुनाव 1935 में कराए। ठीक, और भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान की ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी कहा जाता है। याद रखेंगे कि भैया संविधान की ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी किसको कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम जाता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान का 80% भाग यहीं से लिया गया, ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन किस वर्ष में था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन किस वर्ष में किया गया था? 2005 में किया गया था, 2000 में, 1993 में या फिर 1995 में? ये किया गया था 1995 में। ये नहाई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस विकल्प की पहचान कीजिए जो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। देखिए अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में इसमें से मतलब कौन कौन से राज्यों की साक्षरता दर है? तो पहले केरल की है, हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की, मतलब इसे सही बताना है। घटते क्रम में साक्षरता दर को दिखाना है आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की है। भारत की सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश की है, फिर हरियाणा की है। ये बिल्कुल सही क्रम में लगे हुए हैं। इसका सही जवाब भी ABC ही हो जाएगा, ऑप्शन डी ABC हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी ABC हो जाएगा। अब ये 2011 की जनगणना की बात की है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जनगणना के मुख्य तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। इंपोर्टेंट, याद रखिए। जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। जनगणना के मुख्य तथ्य में देखिए तो पूरी तरह से जनगणना किसने करवाई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। और प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, प्रथम स्वतंत्र जनगणना कब हुई थी? 1951 में। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, लेकिन ये अनौपचारिक थी। औपचारिक जनगणना लॉर्ड रिपन ने करवाई थी 1881 में। ठीक है, याद रखिए। और पहली स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई थी। और भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में प्रथम आर्थिक जनगणना हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है, याद रखिए। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं। देखिए भारत की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 111 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। कितनी है जनसंख्या वृद्धि दर? 17.64% है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और नगरीय जनसंख्या 31.2% है। ठीक है, याद रखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8% और नगरीय जनसंख्या 31.2%। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, इसकी जनसंख्या 20 करोड़। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और इसकी जनसंख्या 6 लाख है। सबसे अधिक लिंगानुपात देखते हैं, वो केरल में है और सबसे अधिक साक्षरता भी केरल में ही। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है और सबसे दर है, और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। इसकी साक्षरता दर मात्र 61.8%। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, भारत की साक्षरता दर कितनी है? टोटल भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.04% टोटल भारत की साक्षरता दर है। भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो यह है 82.14% भारत में पुरुष साक्षरता दर है।
ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है एर्नाकुलम, जो कि केरल का है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला एर्नाकुलम केरल का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे मुंबई का है, जो कि 1.1 करोड़ इसकी जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और भारत की जनसंख्या का घनत्व की बात करते हैं तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या का घनत्व है। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा? सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसे 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 1102 लोग रहते हैं। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। तो 2001 से 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64% रही है। कितनी रही है? 1.64% रही है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, भारत की अशोधित मृत्यु दर कितनी है? 7.1% भारत की अशोधित मृत्यु दर है। और भारत की अशोधित जन्म दर 21.8% है। आप कहेंगे अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? देखिए, अशोधित मृत्यु दर जन्म दर का मतलब हो जाता है किसी वर्ष के अंदर 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या और 1000 व्यक्तियों पर जन्म की संख्या। 1000 व्यक्तियों जन्म की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाएगी, 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों को कौन सा समूह कथक से संबंधित है? तो इनमें से कौन से शास्त्रीय नर्तकों का समूह कथक से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति, शुभ नायडू, स्वप्न सुंदरी। आप इसे पढ़िए और आपको उसका जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए, इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। हमसे पूछा है कथक से संबंधित, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, अलरमेल वेली, ये तो मैंने आपको कल ही बताया है, ये भरतनाट्यम, अलरमेल वेली जो है ये भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा सोनल मानसिंह, ये कुछ सोनल मानसिंह ओडिसी से संबंधित है, सोनल मानसिंह भी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सितारा देवी और शाश्वती सेन उर्मिला। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये कथक से संबंधित। और कथक के और भी कलाकार देख लेते हैं। देखिए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, ये मैंने बताया है, आपको याद कर ले कौन कौन से। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, कुमकुमधर उमा शर्मा। और ये आ जाते हैं सितारा देवी, शाश्वती नागर। ये कथक के कुछ नर्तक हैं। ठीक है, कथक के कौन है? नर्तक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर